2018 में सेबी ने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज बनाई। उसमें उन्होंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, सेक्टर्स और सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो इस हर कैटेगरी का बनाने का रीज़न यह था कि जो निवेशक है उनको फंड की जानकारी ठीक से मिल जाए और उनको फंड का नाम देख के भी पता चल जाना चाहिए कि यह फंड की निवेश की जो सीमा है वो किन किन स्टॉक्स में आती है या किस रेंज के स्टॉक्स में आती है। ये हर कैटेगरी का एक अपना प्रॉक्स एंड कॉन्स है। देखिए, लार्ज कैप जो है वो थोड़ा स्टेबल रिटर्न देते हैं, लेकिन रिटर्न कंपैरेटिवली मिड कैप और स्मॉल कैप से ओवर द पीरियड लॉन्ग टर्म में कम आ सकते हैं। मिड कैप है वो स्मॉल कैप से उनका वोलेटिलिटी कम है, सिक्योर्ड माने गए हैं, लेकिन उनका रिटर्न अगर स्मॉल कैप से शायद थोड़ा कम भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में या 1 या 2 साल में मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सब डिफरेंट कैटेगरी होने से एक फंड चुनने में थोड़ी आसानी हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करेंगे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। यह एक मिड कैप फंड है। तो आज हम लोग देखेंगे कि मिड कैप फंड में निवेश करने के बेनिफिट क्या क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मिड कैप फंड्स में टोटल कितनी स्कीम्स है और कितना पैसा लास्ट मंथ अंदर आया है, कितना रिडम्पशन हुआ है और कितना टोटल एसेट एलोकेशन है। उसके बाद हम लोग इस फंड की जानकारी लेंगे, जैसे कि इस फंड के फंड मैनेजर कौन है, इस फंड के डिटेल्स लेंगे। उसके बाद इस फंड का हम लोग पोर्टफोलियो देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि लास्ट 3 महीने में इस फंड ने क्या खरीदा है, क्या बेचा है और किन शेयरों में उन्होंने क्या % से चेंजेस किए। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि रिस्क रेशियोज जो है इस फंड के दूसरे बाकी जो फंड्स हैं उनसे कंपेयर करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि किन किन लोगों को ऐसे फंड्स में निवेश करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस कैटेगरी के बेनिफिट्स क्या क्या है। पहले जान लेते हैं कि ये मिड कैप कैटेगरी क्या होती है। देखिए, लार्ज कैप जहाँ पे ख़त्म होता है कैटेगरी, वहाँ से मिड कैप शुरू हो जाता है। मतलब कि लार्ज कैप फंड्स है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज है। तो वहाँ से 101 से लगा के 250 तक जो कंपनीज हैं, 150 कंपनीज, वो मिड कैप कैटेगरी में आती है। तो ये जो मिड कैप फंड होते हैं इनको 65% जो इनका इन्वेस्टमेंट है इक्विटी का, वो इन मिड कैप कंपनीज में ही करना है और बाकी फिर वो लार्ज कैप और स्मॉल कैप में कर सकते हैं, लेकिन 65% तक इनको मिड कैप में करना है। अभी मिड कैप देखिए, जैसे कि लार्ज कैप स्टेबल है, वैसे मिड कैप भी काफ़ी हद तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है। आप समझिए कि इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में से आप कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो होना ही है। ग्रोथ बिजनेस और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनियां आपको ये 150 कंपनीज में मिल जाती है। ये जो 150 कंपनीज है, दे आर द गुड क्वालिटी स्टॉक्स। अपॉर्चुनिटी टू कैच गुड सेगमेंट्स, जो कुछ नया सेगमेंट है, जो एग्जिस्टिंग नया बिजनेस है, नया बिजनेस मॉडल है, वो कंपनीज हमको यहाँ पे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अप्रूव्ड है, ऐसी कंपनीज यहाँ पे मिल जाती है। कंपैरेटिवली लार्ज कैप ये कंपनीज का जो रिटर्न है वो थोड़ा वोलाटाइल होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रोथ और रिटर्न हायर मिल सकता है। काफ़ी जो मिड कैप कंपनीज है वो उनके डेवलपिंग स्टेज से ग्रोथ स्टेज में प्रवेश की हुई होती है। मतलब जब एकदम शुरू करते हैं तो वो स्मॉल कैप में होते हैं, उसके बाद उनका जब थोड़ा स्टेबल होने लगता है तो डेवलपिंग स्टेज और अंडर रिसर्च स्टेज में आपको कंपनी सिलेक्ट करने का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। ये कंपनी, ये जो कैटेगरी है, ये लार्ज कैप के रिलेटिवली आपको हायर रिटर्न दे सकती है। अभी जुलाई महीने का अगर देखा जाए तो एज ऑफ 31 जुलाई इस कैटेगरी में 26 स्कीम्स हैं
नंबर ऑफ फोलियोज अगर आप देखेंगे तो 65,24,520 फोलियोज है। मैं ये सब इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे ये पता चल जाए कि ये कैटेगरी को कितने लोग इन्वेस्टमेंट के लिए प्रिफर्ड करते हैं। इनफ्लो जो मनी हुआ है वो 1390, आउटफ्लो जो मनी हुआ है वो 1969.82। तो ये नंबर से आपको पता चल जाएगी कि आजकल इन्वेस्टमेंट फ्लो कैसे चल रहा है। और उसके बाद एसेट अंडर मैनेजमेंट देखा जाए तो 83,302.84 करोड़ का इस कैटेगरी का एज ऑफ 31 जुलाई 2020 का इनका AUM है। इस फंड के मैनेजर है पंकज तिब्रेवाल। इनको 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और इस फंड को वो जून 2030 से मैनेज कर रहे हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे इनके दो जो दूसरी कंपनीज ये देखते हैं उनके नाम भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अभी देखते हैं कि जो कोटक में तिब्रेवाल जो तीनों स्कीम्स देखते हैं उनके रिटर्न और AUM का कंपैरिजन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे कंपैरिजन करने जैसा हो नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है कि कैटेगरीज जो है वो डिफरेंट है। आप बैलेंस फंड को इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड से कंपेयर नहीं कर सकते, या फिर आप लार्ज कैप फंड को स्मॉल कैप या मिड कैप फंड से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन एक रेफरेंस के लिए कि बाकी जो फंड्स है वो उनमें भी इनका रिटर्न कैसे आ रहा है और कितना कंसिस्टेंट आ रहा है, इसके लिए ये डेटा यहाँ पे काम आ जा सकता है। फंड का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैंने लिखा है। द ऑब्जेक्टिव की इक्विटी फंड इज टू जनरेट अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन appreciation for the portfolio of equity or equity related instruments। 80 to 100% इनका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है और 0 to 20% डेप्ट और कैश में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यहाँ पे जान लेते हैं फंड फैक्ट्स। 7,568.96 करोड़ इनका AUM है एज ऑफ 28 अगस्त 2020। फंड का डेट ऑफ इंसेप्शन है 30 मार्च 2007। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 100 कैटेगरी मिड कैप। कम से कम आप 5,000 लमसम में इन्वेस्ट करते हैं और कम से कम SIP जो है वो 1,000 रुपये का है। इस फंड में आपको डिविडेंड और ग्रोथ ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे। एक्सपेंस रेशियो जो है 1.86 एज ऑफ 31 जुलाई 2020। इस फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो 1 साल के पहले अगर आप रिडेम्पशन कर देते या बाहर निकल जाते हैं फंड की इन्वेस्टमेंट से, तो आपको 1% का जो है वो आपको एग्जिट लोड यहाँ पे बैठेगा, जबकि एंट्री लोड कुछ भी नहीं है। असेट एलोकेशन देख लेते। 98.15% जो है वो इक्विटी में है, 1.85% कैश और डेब्ट में है। लार्ज कैप 16.50%, मिड कैप 65.10% और स्मॉल कैप 16.55% है। यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो लिखा हुआ है। देखिए ये मिड कैप होने की वजह से इनके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ कंपनीज ज़्यादा हो सकते हैं। वो जो फॉर्मूला हम लोग फोकस फंड या लार्ज कैप के लिए लगाते हैं वो यहाँ पे लगा नहीं सकते। तो टोटल पहले जो टॉप की 10 होल्डिंग है उनमें इनका इन्वेस्टमेंट है 34.09 टोटल % ऑफ असेट। यहाँ पे मैंने सेक्टर्स की भी पूरा लिस्ट दिया है, किन सेक्टर्स में इनका कितने % ऑफ द AUM असेट इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में उनका टोटल जो अलोकेशन है वो 15.32% है। जैसे मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो 66 है। लास्ट 3 महीने में इस फंड ने जो कंपनीज को अपने फोलियो से कम कर दिया या निकाल दिया है उनके नाम मैंने यहाँ पे दिए, और उनका पहले जो % ऑफ असेट कितना था वो भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। आप इस स्क्रीन को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। लास्ट 3 महीने में किन कंपनीज को इन्होंने पोर्टफोलियो में नए से ऐड किया है उनका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, इंडस्ट्री लिखा है, क्वांटिटी कितना था और फेयर मार्केट वैल्यू कितना था और % ऑफ कितना असेट वो भी यहाँ पे लिखा है। चेंज इन अलोकेशन
यहाँ पे इन कंपनीज़ को उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाया है या घटाया है। देखिए जो सबसे ऊपर है वो बढ़ाया हुआ है, और फिर जब निगेटिव हो जाता है चेंजेस तो वो घटाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर एसकेएफ देखा जाए तो उन्होंने 0.8% इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में बढ़ाई है, और इंद्रप्रस्थ गैस में 0.7% जो है ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट उन्होंने जो एलोकेशन था वो घटाया है। परफॉर्मेंस विद द पीयर कंपनी कंपैरिजन स्कीम्स, तो यहाँ पे कोटक का बाकी जो मिड कैप्स है और दोनों जो अंडरलाइन बेंचमार्क इंडेक्स है उनके साथ मैंने कंपैरिजन दिया है। और अभी मैंने इस रिव्यू से ये भी इंफॉर्मेशन देना शुरू किया है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको एक्सपेंस रेशो पता चल गया ऐसे ही किसी एक साथ डेटा में, तो आपके लिए वो चुनना, स्कीम चुनना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशो भी दिया है। जैसे कि कोटक इमरजेंसी फंड का एक्सपेंस रेशो 1.86 है, और बाकी जो स्कीम्स है उनका 1 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, और मैंने एक्सपेंस रेशो भी दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट रेशो जैसे रिस्क रेशोज है, वहाँ पे भी मैंने आपको इनकी जो कैटेगरी में जिन स्कीम्स का हमने रिटर्न कंपेयर किया था उनका हम लोग यहाँ पे रिस्क रेशो भी कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको वो डेटा भी पूरा दिया है कि अल्फ़ा कितना है, बीटा कितना है, शार्प कितना है और स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है। उसके साथ ही कौन इस फंड में निवेश कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में अगर बाज़ार की उथल पुथल से अगर ज़्यादा मायने उनके लिए नहीं रखता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर इस फंड में निवेश कर सकते हैं। जो निवेशक एक लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन बीट करने वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। जो निवेशक 7 साल से ऊपर के जो फाइनेंशियल गोल है उसके लिए निवेश कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। और जो निवेशक जैसे रिटायरमेंट है, बच्चों का एजुकेशन है, ऐसे पर्पस के लिए निवेश कर रहे हैं और ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में उनको निवेश करना है, तो इस ऐसे मिड कैप फंड्स में वो निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस फंड की पूरी जानकारी दे दी है। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है या अपने दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना ना भूलना। बेल आइकॉन दबाने से क्या होता है कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका एक अलर्ट मिल जाता है, तो आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करते। मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए एक हेल्पफुल होगी इस फंड के बारे में, जब अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हो या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो।